सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि सर में स्वागत है। और आज मैं फिर एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो भी वनडे एग्जाम और यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये मेंस में प्रश्न आता है कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप इन दोनों प्रणालियों को भली बात नहीं जानते हैं तो फिर आप इस प्रश्न को नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको ये जो आज की क्लास है और इससे पहले वाला जो लेक्चर है, दोनों देखना बहुत आवश्यक है। तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम और क्या होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, दोनों को हम समझते हैं। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली। जैसा ऊपर आप टॉपिक मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका कम समय लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में अंत तक रहना, क्योंकि होता क्या है कि तमाम स्टूडेंट वीडियो बस ओपन करते हैं और ओपन करके पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो फिर अगर आपको पूरा लाभ चाहिए है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना भी पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। संसदीय शासन प्रणाली को पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, मैंने आपको कल बताया था। एक होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरी होती है संसदीय प्रणाली जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है? हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली में, हम पहले ये समझेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? तो दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका, एक ऐसी कार्यपालिका होती है जो नाम मात्र की होती है, जिसके पास पावर्स नहीं होते हैं। जैसा हमारे देश में होता है, आप जानते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख, ये एक ही व्यक्ति होता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में इन तीनों चार्ज किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या होता है हमारे भारत के अंदर? राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास पावर्स नहीं होती हैं, इसीलिए यहां पर आया है नाम मात्र की कार्यपालिका। इसके पास पावर नहीं है, लेकिन नाम के लिए राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम किए जाते हैं। करता कौन है? तो ध्यान रखना, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका जिसके पास होती है वह शासन का प्रमुख होता है। शासन का प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के पास एक्चुअल्स में पावर होती है, जबकि प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास एक्चुअल में पावर नहीं होती है। इसी चीज को क्या कहते हैं? दोहरी कार्यपालिका, डाउरी। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका को हम लोग कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो ये वाई एग्जीक्यूटिव होती है, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी। ध्यान रखना, कल हमने जो पढ़ा था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, वहां पर कार्यपालिका रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी, उत्तरदायी नहीं होती थी। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत में आप जानते हैं हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं, हमारे यहाँ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वह किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? वह अपने मंत्रिमंडल के, मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि सामूहिक, ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी भी एक मंत्री ने असंवैधानिक कार्य किया और वह दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।
ये विशेषता है भारतीय संविधान की। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में डिफरेंस होता है। मंत्रिमंडल क्या होता है, जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, और मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री आते हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। भारत में आप जानते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वह ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास ज्यादा अधिकार होते हैं। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे फिर इनका जिक्र आएगा तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद ध्यान रखना, यहां पर मैंने बताया है कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। जो कार्यपालिका बनती है वो कहां से बनती है, वो विधायिका से ही निकल कर आती है। यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं उन्हीं में से जिनका बहुमत सिद्ध हो जाता है, जो बहुमत वाले लोग होते हैं या जो संगठन के साथ मिलकर जो सरकार बनाते हैं, वही क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यपालिका कहलाती है। बात समझ में आ गई ये वाली। इसके बाद आगे करते हैं दोहरी सदस्यता। आप जानते हैं कि जो कार्यपालिका के लोग होते हैं, जो कार्यपालिका के सदस्य ही विधायिका के सदस्य होते हैं। यानी कि जो कार्यपालिका के लोग कहां से निकल कर आते हैं, विधायिका से ही निकल कर आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं सदस्य, उन्हीं को ही मंत्री बनाया जाता है। जबकि अमेरिका में क्या होता था, अमेरिका में ऐसा नहीं होता था। अमेरिका में राष्ट्रपति मंत्री बाहर के लोगों से बनाता था, वह वहां की कांग्रेस से नहीं बनाता था। जो जनता के द्वारा चुनकर आते थे उनको लेकर मंत्री नहीं बनाए जाते हैं अमेरिका में। और भारत में जो जनता के द्वारा चुन लिया जाता है उन्हीं को मंत्री बनाना होता है। ये दोनों में अंतर है। क्लियर। बहुमत दल का शासन, मैंने आपको बताया बहुमत दल का शासन क्या होता है, जो पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर जाएगी वही क्या करेगी, शासन चलाएगी। तो इसीलिए बहुमत दल का शासन, और बहुमत ना रहने पर भंग भी हो जाती है। आप जानते हैं किसी का बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। कई बार हुआ है, आप जानते हैं 1991 से लेकर 93 तक कितने प्रधानमंत्री हमारे देश में बदले हैं। इसीलिए परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत गंदी आदत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीडियो पूरा नहीं देखते होंगे, इसीलिए कमेंट नहीं करते हैं। तो मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप उसका रिप्लाई भी दिया करें। वीडियो अच्छा बुरा जैसा भी लगे, आप एक बार अवगत तो करा ही सकते हैं, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिले, मैं और आगे आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि ये सब करने में समय लगता है, और जब चैनल पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो लाइव आने में पढ़ाने में कोई समस्या नहीं होती है। जब कोई चैनल बिल्कुल ज़मीन से उठता है ना, तो उसको बनाने में, एक एक वीडियो बनाने में समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तमाम सारी समस्याएं आती हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, दोस्तों को शेयर किया करें, दोस्तों से बोला करें कि वीडियो देखें, जिससे कि बातचीत टाइम बढ़े, और टाइम बढ़ने के बाद मैं आपको लाइव मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे बस इतने सब्सक्राइबर चाहिए जिससे कि मैं लाइव आकर पढ़ा सकूं। मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि इससे पैसे कमाना। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो मेरे इच्छुक स्टूडेंट हैं, जो जेन्युइन पढ़ने वाले लोग हैं, जिन तक मैं पहुंचना चाहता हूं, वह बच्चे जुड़ जाएं और उनको मैं लाइव क्लास पढ़ा पाऊं। मेरा ये उद्देश्य है। बाकी आप ये सोचो कि रवि सर का कोई फायदा हो जाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रयास करें वीडियो को पूरा देखने का, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने का, बार बार देखने का, जिससे कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट करके देख ले। चलो शुरू करते हैं। तो बहुमत दल का शासन समझ में आ गया। बहुमत दल का शासन, जो ज्यादा सीटें जीत कर जाएगा जनता के द्वारा, वही अपनी सरकार बनाएगा। इसी तरीके से राजनीतिक एकरूपता, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो राजनीतिक एकरूपता बनी रहती है। ठीक है, सभी दल जो हैं बहुत अच्छे से अपना लड़ने का प्रयास करते हैं, जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं, ये एक अच्छी बात है। निचला सदन विघटित होता है। आप जानते हैं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो राज्यसभा नहीं भंग होती है, सदैव लोकसभा भंग होती है। और निचला सदन हमारा कौन सा होता है, लोकसभा, जिसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। कई बार मैंने आपको बताया इसके विषय में। इसके बाद गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं,
जो मंत्री चुने जाते हैं कैबिनेट स्तर के, वो मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वे क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वह सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वह क्यों सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं? उनका एक क्राइटेरिया है, उनका एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही वे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं वह पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां पर सारी चीजें ओपन रहती हैं। तो ये क्या है? ये है दोहरी कार्यपालिका से लगाकर मैंने जो यहां तक आपको पॉइंट बताई, ये सब क्या है? संसदीय शासन प्रणाली के टाइप्स, या हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली किस तरीके की होती है, वो फैक्ट है। जैसे दोहरी कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, दोहरी सदस्यता, जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वो विधायिका से निकल कर आएंगे। बहुमत दल का शासन सत्ता बनाएगा, सरकार बनाएगा। राजनैतिक एकरूपता रहेगी। निचला सदन विघटित हो जाएगा, यानी लोकसभा भंग होने की पूरी व्यवस्था होती है। गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। ठीक है, इतने फैक्ट इधर। अब सवाल उठता है कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या इसके गुण हैं? गुण क्या है, अच्छी बातें क्या है? इसमें से अच्छी बातों को समझते हैं। कभी भी विधायिका और कार्यपालिका में टकराव नहीं होता है। टकराव होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा टकराव? क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका से निकल कर आए हैं, तो कैसे टकराने की स्थिति बनेगी? तो ये एक अच्छी बात है संसदीय शासन प्रणाली की। और जबकि अमेरिका में क्या थी? अमेरिका में ये लोग बाहर से आते थे, कार्यपालिका के लोग, बाकी इनको जनता चुनती थी। तो हमेशा इन कार्यपालिका और विधायिका के बीच में डिस्प्यूट बना रहता था। जबकि भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति नहीं होती है, बहुत कम मात्र होती है हमारे यहाँ। आप जानते हैं विपक्ष हो हल्ला करता रहता, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है उसका, सरकार के कामकाज पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, उत्तरदायी सरकार है। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका जो है विधायिका से निकल कर आई है, वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। उत्तरदायी क्यों है, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद निरंकुशता की संभावना कम है। संसदीय शासन प्रणाली में ये खास बात है कि जब उत्तरदायी सरकार होगी तो फिर निरंकुश कैसे हो सकती है? भाई, आप हमसे अगर हमारी ये जवाबदेही है कि आपको पढ़ाना, और अगर हम ना पढ़ाएं तो हमारी जवाबदेही है ना आपको पढ़ाना। अगर जब हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आप हमें फीस जमा करेंगे? आप हमें अपना गुरु मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब उत्तरदायी सरकार है तो उसको काम भी करना पड़ेगा। काम नहीं करेगी तो अगली बार वोट नहीं मिलेगा, अगली बार वोट नहीं मिलेगा तो अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे। तो इसीलिए उत्तरदायी सरकार हमारे यहाँ। और जब उत्तरदायी सरकार है तो निरंकुश कैसे हो सकते हो? क्यों? क्योंकि जनता के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो निरंकुशता होने की संभावना कम बनी रहती है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में निरंकुश होने की संभावना प्रबल रहती है, वहां पर तानाशाही आने की संभावना ज्यादा रहती है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। वैकल्पिक सरकार मतलब सरकार बार बार बदलने की संभावना बनी रहती है। आपने देखा, इसीलिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जानते हैं ना आप, संसद सदस्य का कार्यकाल निश्चित होता है, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। आज प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और तुमने सदन में क्या विश्वास मत खो दिया, तो कल जब वोटिंग होगी तो आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बेशक आप बहुमत से जीत कर आए हो, बेशक आप बहुमत से जीत कर आए हो, ध्यान रखना मेरी बात को। मान लिया आप पूरी की पूरी सीटें, जितना बहुमत चाहिए था उतना जीत कर आए हो, लेकिन आपके लोग ही आपके खिलाफ हो गए, तो क्या आप प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे? तो आपके राजनीतिक दल को अपना नया बहुमत दल का नेता बनाना पड़ेगा। इसीलिए यहां ध्यान रखना, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था बनी रहती है सदैव, ठीक है। दूसरी बात, व्यापक प्रतिनिधित्व रहता है। व्यापक प्रतिनिधित्व से मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग बहुत गंभीरता के साथ एक एक पॉइंट को समझना पड़ना।
अब हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली में दोष क्या क्या है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये समस्या है। कार्यकाल निश्चित क्यों नहीं होता है? कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी सरकार गिर सकती है। जैसे ही अविश्वास हुआ वैसे ही सरकार गिर जाएगी। जब सरकार गिर जाएगी तो फिर नीतियों में निरंतरता कहां से रहेगी? स्वाभाविक सी बात है। आपने जो है कोई प्लान बनाया स्टूडेंट्स के लिए, वेलफेयर, गरीबों के लिए कोई प्लान बनाया, आपने दिव्यांगों के लिए योजना बनाई, आपने बुजुर्गों के लिए कोई योजना बनाई, पता चला आपने योजना बना के इम्प्लीमेंट की ही थी, तब तक आपकी सरकार गिर गई। आप अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आप प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो जब अब नहीं रहे तो नई सरकार बनेगी, नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो नया प्रधानमंत्री बनेगा, वो क्या गारंटी है कि आपके द्वारा चलाई गई योजना को कंटिन्यू रखे अथवा ना रखे? इसीलिए नीतियों में निरंतरता नहीं रहती है। कैबिनेट अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। मंत्रिपरिषद पूरी पावरफुल नहीं होती है। जो खास मंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान में आप जानते हैं राजनाथ सिंह क्या है? कैबिनेट मंत्री। अमित शाह क्या है? कैबिनेट मंत्री। नरेंद्र मोदी क्या है? कैबिनेट मंत्री। रक्षा मंत्री क्या है? कैबिनेट मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री है। तो ये लोग जो खास लोग हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इनके अंदर ज्यादा पावर होती है, इनको ज्यादा पावर दी जाती है, इसलिए ये शक्तिशाली होते हैं। दूसरी समस्या क्या कमी है इसमें? अकुशल व्यक्ति द्वारा शासन की संभावना बनी रहती है। जैसे मान लिया, जरूरी ये तो नहीं है कि कोई राजनीतिक योग्य व्यक्ति किसी विषय विशेष में भी योग्य हो। मान लिया कोई राजनीतिक व्यक्ति था, वह जनता में तो नेतृत्व करने की अच्छी गुण थी, उसके अंदर अच्छा जानकारी थी, वह जनता से जीत कर आ गया, लेकिन उसको फाइनेंस का कोई जानकारी नहीं, उसे रक्षा विभाग की कोई जानकारी नहीं, उसे हेल्थ विभाग की कोई जानकारी नहीं, उठा के उसको बना दिया रक्षा मंत्री, उसको बना दिया स्वास्थ्य मंत्री, उसको बना दिया वित्त मंत्री, उसको बना दिया रेल मंत्री। तो अगर वह योग्य नहीं है तब भी वह क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। इसीलिए यहां पर यह बात आती है, अकुशल व्यक्ति द्वारा शासन की संभावना सदैव बनी रहती है। अर्थात कोई जो योग्य नहीं है वह भी मंत्री बनने की प्रबल संभावना बनी रहती है इस संसदीय प्रणाली में। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हमारे यहाँ आरोप लगता रहता है कि अंगूठा छाप लोग हैं और पार्लियामेंट में बैठ के मंत्री बन गए। ये क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये संसदीय प्रणाली का दोष है। देखो यहां पर आ रहा है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, के विपक्ष, यानी कि जो पावर ऑफ सेपरेशन मैंने आपको बताया था, और कल भी आपने जवाब नहीं दिया किसी ने भी, वीडियो देखने के बाद मैंने आपको बताया था पावर ऑफ सेपरेशन किसका सिद्धांत है। आज उम्मीद करता हूं आज कम से कम कमेंट में जवाब देना, पावर ऑफ सेपरेशन किसका सिद्धांत है। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विपक्ष में, मतलब यहां पर बंटवारा और पृथक्करण, मैंने दोनों कल आप चर्चा की थी कि जब शक्तियों का बंटवारा एक अलग बात है और पृथक्करण एक अलग बात है। हमारे यहां शक्तियों का बंटवारा हुआ है, जबकि अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण हुआ है। यही अंतर है। भारत में शक्तियों का क्या हुआ है? बंटवारा हुआ है, जबकि अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण हुआ है। तो यहां पर देखो, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विपक्ष में है संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपक्ष में है। आप इसको हल्के मत लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताइए संसदीय प्रणाली का दोष क्या है। नीचे ऑप्शन में दिया गया होगा, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विपक्ष में ये काम करती है। समझे आप? इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, हमने समझ लिया संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इसमें क्या गुण हैं और इसमें क्या दोष हैं। सवाल ये उठता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों आवश्यक है। तो एक सीधा सा जवाब है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और अंग्रेजों के गुलाम होने के कारण हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी वो अंग्रेजों वाली व्यवस्था इंप्लीमेंट थी। तो हमने क्या चुना? उत्तरदायी सरकार चुनी।
हमने उत्तरदायी सरकार चुनी। अब क्यों हमने उत्तरदायी सरकार चुनी? हमने उत्तरदायी सरकार इसलिए चुनी क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से आजादी पाई थी। हमको आजाद होने के लिए क्यों फड़फड़ाना पड़ा? उसकी वजह थी, अंग्रेज भारत पर जब शासन कर रहे थे उस ड्यूरेशन में अगर वे भारतीयों की मांग मानते रहते, यहां पर अच्छे कार्य करते, वेलफेयर कार्य करते, तो हमको क्यों उनसे आजादी लेनी पड़ती, क्यों उनसे संघर्ष करना पड़ता? तो इससे क्या पता चलता है कि अंग्रेज उत्तरदायी सरकार नहीं बना पाए। और जब उत्तरदायी सरकार नहीं बना पाए तो आजादी के बाद हम लोगों ने, भारत की संविधान सभा ने क्या चुना कि हमको एक ऐसी सरकार बनानी है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जो जनता के लिए काम करे। क्यों? क्योंकि जनता ने आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। तो अब हम संविधान निर्माताओं की ये जिम्मेदारी है कि जो भी सरकार बने वो जनता के हित में बने, जनता के बारे में सोचने वाली बने। इसीलिए हमारे यहाँ की सरकार जो होती है वो सदैव उत्तरदायी सरकार होती है, जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। वो अलग बात है, आप कहोगे सर जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं रखती हैं सरकारें, वो एक अलग मसला है। संवैधानिक व्यवस्था ही है, संविधान में क्या है और जो व्यवहारिकता में क्या है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रणाली से पहले से परिचित थे। अब सवाल उठता है कि हमने उत्तरदायी सरकार ही क्यों चुनी? क्योंकि ये प्रणाली से हम लोग पहले से परिचित थे, क्योंकि ब्रिटेन भारत में रूल कर रहा था, इसलिए उत्तरदायी सरकार, इस संसदीय प्रणाली के बारे में हम लोग पहले से जानते थे। तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने वही व्यवस्था आगे कंटिन्यू कर दी। कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे, ये बात बहुत अच्छी है। संविधान सभा के लोग कार्यपालिका और विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे। अगर टकराव की स्थिति बन जाए, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, और लेजिस्लेटिव बॉडी में अगर टकराव की स्थिति बन जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जो विधि बनी है वह प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। जो लॉ बने हैं, जो एक्ट बने हैं, जो अधिनियम बने हैं, उनको लागू कौन कराएगा? अगर मान लिया कोई अच्छी विधि बना भी ली और कार्यपालिका ने उसको लागू नहीं कराई तो टकराव की स्थिति हो जाएगी। इसीलिए हमारे यहां कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई। ये संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था जानबूझ के बनाई। अगला है, भारतीय समाज की विविधता के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व आवश्यक था। बहुत अच्छी बात है कि हमारा समाज, आप जानते हैं हमारे देश में हर धर्म का व्यक्ति है, अलग अलग जातियों के व्यक्ति हैं, अलग अलग समुदायों के व्यक्ति हैं, अलग अलग जनजातियों के व्यक्ति हैं। तो हमारे यहाँ विविधता बहुत ज्यादा है। और जिस देश में भी विविधता ज्यादा होती है उस देश में रूल करना बड़ा मुश्किल होता है, शासन चलाना बहुत मुश्किल होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ या कहीं पर भी पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब किसके कारण? लॉ एंड ऑर्डर के कारण। अगर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए किसी भी देश का तो उस देश में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है, किसी भी देश का लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार मैं अगर इस पॉइंट पर डिस्कस करूं तो भारतीय समाज में विविधता इतनी ज्यादा है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं। अच्छा, इन सभी लोगों को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, इन सभी लोगों को अगर अवसर नहीं मिलेगा पार्लियामेंट तक जाने का, तो वह क्या अपने समाज, अपने वर्ग की समस्याओं को पार्लियामेंट में उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि व्यापक प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। अलग अलग वर्ग से, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों, अलग अलग समुदायों से व्यक्ति जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो वह अपनी अपनी समस्या को वहां पर रखेंगे। जब अपनी अपनी समस्या को रखेंगे तो उन समस्याओं के लिए नीतियों का निर्माण किया जा सकता है, उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। ये है आपकी संसदीय शासन प्रणाली। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं आप सबको रिवाइज करवा देता हूं। क्या होती है संसदीय शासन प्रणाली? इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, दो लोग होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर बहुत
कम होती है। बहुत कम का मतलब नाम मात्र की पावर होती है। राष्ट्रपति के सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यही शासन का प्रमुख होता है। ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो फिर पूरे कैबिनेट अर्थात पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। सामूहिक तौर पर यह बात आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद दोहरी सदस्यता, यानी कि कार्यपालिका के सदस्य ही विधायिका के सदस्य होते हैं। मैंने आपको बताया जो लोग चुने जाते हैं जनता के द्वारा उन्हीं में से मंत्री बनाए जाते हैं। इसके बाद बहुमत दल का शासन, यानी कि जो पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर जाती है वही क्या करती है? वहां पर सरकार बनाती है अर्थात कार्यपालिका में पहुंचती है। बहुमत ना रहने पर भंग भी हो जाती है। स्वाभाविक सी बात, अगर आपका बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। राजनीतिक एकरूपता रहती है। इसके अलावा ध्यान रखना, निचला सदन विघटित होता है, यानी कि लोकसभा जो हमारा लोकप्रिय सदन है वह विघटित यानी भंग होने की संभावना बनी रहती है। गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। मंत्री जो होते हैं वह पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसी के बाद अगर हम गुणों की बात करें तो विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका में टकराव कभी नहीं होता है। ये हमारे यहाँ स्थिति है। थोड़ा बहुत हो हल्ला होता है, इसके अलावा ज्यादा नहीं। उत्तरदायी सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है। निरंकुशता की संभावना कम होती है क्योंकि उत्तरदायी सरकार है, इसलिए निरंकुश होने की संभावना कम रहती है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था रहती है, यानी कि जरा सा भी अविश्वास हुआ तो दूसरी सरकार बदल जाएगी, इसलिए काम करते समय वह इस बात का ध्यान रखते हैं। व्यापक प्रतिनिधित्व है, यानी कि देश में ज्यादा विविधता है तो सभी लोगों को प्रतिनिधित्व भी देना पड़ेगा। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। किसी के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आया हो, चाहे वह 4 दिन पहले ही बना हो, उसको हटाना पड़ेगा और पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। नीतियों में निरंतरता नहीं रहती है। जब कार्यकाल निश्चित नहीं है तो नीतियां कैसे वह दूरगामी बना सकते हैं। कैबिनेट, अगर हम बात करें, मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वह ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का ये दोष है। अकुशल व्यक्ति द्वारा शासन करने की संभावना बनी रहती है। अंगूठा छाप आदमी जनता के द्वारा चुनकर पार्लियामेंट जा सकता है और वह मंत्री भी बन सकता है। ये एक इसका दोष है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, पावर्स का जो पृथक्करण के सिद्धांत का ये उल्लंघन करती है, उसके अपोजिशन में है संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि भारत में जो शक्तियों का बंटवारा होता है ना कि पृथक्करण होता है। भारत में ये व्यवस्था लाने के क्या कारण थे? क्योंकि ये व्यवस्था उत्तरदायी सरकार बनाने की थी और हम आजादी की लड़ाई भी उत्तरदायी सरकार के लिए ही लड़ रहे थे। तो उत्तरदायी सरकार बनाना हमारा लक्ष्य भी था संविधान सभा के लोगों का। प्रणाली पहले से परिचित थी क्योंकि ये प्रणाली ब्रिटेन ने भारत में इम्प्लीमेंट कर रखी थी, तो हम लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे लोग। विधि बनाने वाले और विधि को लागू करवाने वालों में संघर्ष, डिस्प्यूट नहीं चाहते थे, इसलिए इस व्यवस्था को लेकर आए। भारतीय समाज की विविधता के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक है। भारत विविधताओं वाला देश है और इतनी ज्यादा विविधता के कारण हमारे देश में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं मिलेगा तो उस वर्ग का विकास, कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए इस व्यवस्था को भारतीय संविधान निर्माताओं ने लेकर आए और हमारे यहाँ ये व्यवस्था चल रही है। आप कमेंट करके बताना, मैंने दोनों व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया है, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। आपके हिसाब से कौन सी प्रणाली बेहतर है? ये कमेंट में जो भी लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें 2 शब्द जरूर लिखें कि क्या भारत में इस व्यवस्था को कंटिन्यू रखना चाहिए या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लाना चाहिए। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा दोनों लेक्चर, तभी आप इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए होंगे कि क्या होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम और क्या होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा रात ज्यादा हो गई है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जिंदाबाद। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल अगर नहीं किया है। दोस्तों को शेयर जरूर करना वीडियो। ठीक है, चलो, जय हिंद।